गुड मॉर्निंग टू ऑल। पूर्व के वीडियो में हमने जैव विविधता की एक सामान्य जानकारी ली। आज हम जैव विविधता के ऊपर भारत के अंदर जो जैव विविधता पाई जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि भारत वैश्विक दृष्टिकोण से भी जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। वैश्विक दृष्टिकोण से जैव विविधता में भारत का 10वां स्थान और एशिया के दृष्टिकोण से भारत का चौथा स्थान यहाँ पर रखता है। अगर हम पादप प्रजातियों की बात करें तो भारत के अंदर विश्व की 6 से 7% जो प्रजातियां हैं भारत में पाई जाती हैं। यही कारण है कि दुनिया के 7 मेगा डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी जो एरियाज़ हैं उसके अंदर इंडिया को भी शामिल किया गया है। और वैश्विक स्तर पर वर्तमान के अंदर जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो समृद्ध जो क्षेत्र हैं वो 36 हॉटस्पॉट एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अंदर 4 हॉट स्पॉट जो हैं भारत में या भारत से जो समवर्ती जो देश लगे हुए हैं उनके साथ मिलकर उन 7 हॉट स्पॉट्स की स्थिति भारत से जुड़ी हुई है। अगर हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों की हम बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमने कहा कि विश्व बाहुल्य विविधता के दृष्टिकोण से भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। 17 मेगा डाइवर्सिटी एरियाज में भारत को आइडेंटिफाई किया जाता है। भारत के अंदर जो है 4 हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं और 6 से 7% पादप प्रजातियाँ यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो विश्व का अगर एरिया वाइज हम बात करें तो भारत 2.4% क्षेत्रफल के बावजूद यहाँ पर वेरियस जो प्रजातियाँ 7 से 8% हैं, जिसमें 45,000 प्लांट्स की स्पेसीज़ हैं और 91,000 जो है एनिमल की जो स्पेसीज़ है यहाँ देखने को मिलती है। अब ये जो 17 मेगा डाइवर्सिटी जो एरियाज़ हैं विश्व के अंदर उनको हमने यहाँ मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जहाँ ये भारत को भी यहाँ चाइना के साथ यहाँ शामिल किया गया है। इंडिया, चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ गिनी और साउथ अफ्रीका, कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको और यूएस। इस तरह के 17 मेगा जो मेगा डाइवर्स जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया की महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर भारत के अंदर जैव विविधता को अगर हम अध्ययन करें तो 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। पहला जो प्रमुख जो वैश्विक जो 36 हॉट स्पॉट हैं उनमें भारत के अंदर जो हॉट स्पॉट्स की जो स्थिति है उनके आधार पे, सामुद्रिक जो बायोडाइवर्सिटी है उसके आधार पे और भारत के विभिन्न जो जो जोग्राफिकल जो एरियाज़ हैं, जैव भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उनके आधार पे। हॉट स्पॉट की बात करें तो पारिभाषिक स्तर पे हमने पहले भी बताया कि जो हॉट स्पॉट वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रजातियों की जो संख्या है, जो विभिन्नता है वो अत्यधिक जहाँ देखने को मिलती है, उनको हम हॉट स्पॉट के रूप में इंगित करते हैं। दुनिया में 36 हॉट स्पॉट हैं और जो कि विश्व के 2.3% एरिया के ऊपर फैले हुए हैं और इन्हीं हॉट स्पॉट्स के अंदर वर्ल्ड की 60% जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। जो लेटेस्ट जो हॉट स्पॉट है जिसको 36 हॉट स्पॉट कहते हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन है, उसको शामिल किया गया है। अगर हॉट स्पॉट शब्द की बात करें तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1988 के अंदर नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया और भारत के अंदर जो 4 हॉट स्पॉट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो पहला इंडो ब्रह्म जो क्षेत्र है वो है, दूसरा हिमालयन जो रीजन है वो है, तीसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और चौथा है सुंडालैंड, जिसके अंदर भारत का जो निकोबार जो द्वीप है वो इसका पार्ट है। हम इसको मैप के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ये ग्रीन और इसके द्वारा हमने दिखाया ये हिमालयन जो हॉट स्पॉट है उसको हमने शामिल किया है। इसके अंदर जो नेपाल और भूटान वाला जो एरिया है वो भी इसी हॉट स्पॉट के अंदर शामिल होता है। ये पश्चिमी घाट है और ये जो इंडो ब्रह्म वाला जो हॉट स्पॉट है इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये जो निकोबार जो द्वीप समूह है वो हमारे सिंगापुर, मलेशिया और इनके साथ जुड़ा हुआ एक हॉट स्पॉट है जिसके अंदर भारत को भी शामिल किया गया है। ये इसके इंडिविजुअल हम अलग अलग वेस्टर्न जो घाट जो हमारा हॉट स्पॉट के अंदर शामिल किया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है इन वेस्टर्न घाट वाले जो एरियाज़ में है। साथ ही इसकी जो स्थिति है
इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। अत्यधिक घने वनस्पति होने के कारण यहाँ पर इस तरह की स्पीसीज मिलती हैं। लगभग ऐसे 77 एम्फीबियंस और 62% रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो यहीं पर पाए जाते हैं। साथ ही ये जो एरिया है कहीं न कहीं जो श्रीलंका है वहाँ तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर 6000 वैस्कुलर प्लांट्स हैं, 2500 जीन्स हैं उसके अंदर, 3000 प्लांट्स आउट ऑफ दीज आर एंडेमिक श्रेणी के अंदर हमने उनको शामिल किया है। यह तो इस तरह से जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1.5% ऑफ द ओरिजिन फॉरेस्ट इज स्टिल प्रिविलियंट इन श्रीलंका। मतलब इस जो वेस्टर्न घाट के अंदर जो प्लांट्स जो मिलते हैं उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसका लगभग 1.5% जो है श्रीलंका में देखने को मिलता है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है ओरिजिनली जो स्प्रेड ओवर थी वो जो एरिया था वो 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर पे था, लेकिन वर्तमान के अंदर डिफॉरेस्टेशन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अत्यधिक जो वनों के क्षेत्रों के अंदर विस्तार होने के कारण ये कम होकर रिड्यूस्ड 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह गया है। तो इसलिए हमें इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने की अत्यधिक आवश्यकता है। अब इसी वेस्टर्न घाट के अंदर जो अगस्त्यामलाई जो हिल है, जब हमने केरल स्टेट की बात की थी तब हमने अगस्त्यामलाई के बारे में बात की थी। तो अगस्त्यामलाई जो हिल एरिया है वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं वहाँ स्पेसिफिकली 45 स्पेसीज़ ऑफ बर्ड्स, 140 मैमल्स की, 260 रेप्टाइल्स की एंड 175 एम्फीबियंस की स्पेसिफिक स्पेसीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हिमालय की बात करें तो जैसे मैंने बताया इसका विस्तार नेपाल तक है, भूटान तक है। भारत का ईस्ट, मिडल और वेस्टर्न जो पार्ट है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की बहुत सारी जो चोटियाँ हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, K2 है, इसी हिमालयन रीजन के अंदर देखने को मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से ये जो यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की जो वैरायटीज़ हैं यहाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं वो खतरे के निशान तक पहुँच गई हैं। चाहे वो एक सींग वाला गैंडा हो या 45 मैमल्स यहाँ पर स्पेसिफिकली, या एशियन वाटर जो बफेलोज़ हैं, या तो इस तरह की जो स्पीसीज़ हैं वो अभी यहाँ पर बड़ी एंडेंजर्ड स्थिति के अंदर यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें इंडो ब्रह्म रीजन की तो इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ तो है ही, द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, शायद म्यांमार, चाइना का जो यूनान प्रोविंसेस है उसका सदर्न पार्ट, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनाम, कंबोडिया एंड थाईलैंड तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसका जो विस्तार की अगर हम बात करें तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है बड़ी स्पेसिफिक है। 6 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन। अभी हाल के दिनों के अंदर यहाँ पर इस तरह की 6 प्रजातियों की यहाँ पे खोज की गई है। तो यहाँ जो एरिया है भी 1300 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स टू कैन स्पॉटेड हेयर इंक्लूडिंग द वाइट अर्न, नाइट हेरन, ग्रे क्राउंड, क्रॉक्सियास। तो इस तरह की बहुत सारी स्पेसिफिक जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पेसीज़ हैं यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। जो सुंडालैंड है इसका जो विस्तार है इसके अंदर जैसे हमने कहा कि भारत का जो निकोबार द्वीप समूह जो सुंडालैंड के अंदर आता है, साथ ही सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और मलेशिया वाला जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसको जो हॉट स्पॉट की श्रेणी में 2013 के अंदर शामिल किया गया। और यहाँ जो सुंडालैंड वाला जो हॉट स्पॉट है यहाँ के अंदर टेरेस्ट्रियल यानी जो भूमि पर पाई जाने वाली जो वेराइटीज़ हैं, स्पीसीज़ हैं, साथ ही मैराइन जो इकोसिस्टम है उन दोनों को, इसमें मैंग्रोव है, चाहे रीफ्स हैं, सी ग्रास बेड्स हैं, सब तरह की स्पीसीज़, विशेषकर डॉल्फिन है, वेल्स है, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, फिशेज, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड सी हेल्स। तो इस तरह की मेराइन जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ काफ़ी देखने को मिलती है। अब अगर हम समुद्री जैव विविधता की बात करें तो जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि भारत का
जो समुद्री सीमा है, वो टोटल जो समुद्री सीमा है 7,516 जो किलोमीटर एरिया के अंदर विस्तृत है, उस दृष्टिकोण से जो सी के अंदर जो जीव जंतु पाए जाती हैं उसकी विविधता भी हमें काफ़ी देखने को मिलती है, चाहे वो कोरल रीफ्स हो, एल्गी हो, इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब भारत को मुख्यतः 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर शामिल किया गया है। अगर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि भारत के अंदर कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 10 हैं। ट्रांस हिमालयन, हिमालय मरुस्थल, गंगा का मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एरिया इस जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है, जो 43% एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, द्वीप समूह और जो कोस्टल एरिया है वो सबसे छोटा जैव भौगोलिक क्षेत्र है भारत का। और अगर हम इकोलॉजिकल रीजन के अंदर इन 10 भौगोलिक क्षेत्रों को इंडिया के अंदर 5 इकोलॉजिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है, तो उसमें हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का जो सब डिवीज़न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इंडोमलाइन जो सब रीजन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सुंदरवन जो मैंग्रोव एरिया है उसको शामिल किया जाता है। यहाँ हम इस नक्शे के अंदर इनको दिखाया, ट्रांस हिमालयन, ब्लू कलर हिमालय ये, और रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वेस्टर्न राजस्थान का अर्धशुष्क क्षेत्र है, इससे एडजर्निंग पश्चिमी घाट का क्षेत्र जिसको ग्रीन उससे दिखाया, दक्कन पठार का जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाया, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। अब यहाँ जो जैव विविधता की जो क्षति हो रही है उसके क्या कारण है, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके कारण ओवर ग्रेजिंग, कृषि के लिए अत्यधिक क्षेत्र को अतिक्रमित करना, डिफॉरेस्टेशन, शिकार के लिए जो एनिमल्स हैं उनको शिकार करना, तो आवासीय क्षति या विखंडन ये बहुत बड़ा कारण जो रहा है। विशेषकर जो वन्य जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो रेनी एरिया, जो रेन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर अत्यधिक वनोन्मूलन का परिणाम है कि यहाँ 14% पृथ्वी के 14% क्षेत्र फैले हैं, लेकिन अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है डिग्रेड होके 6% से भी कम एरिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हज़ारों हेक्टेयर वर्षा वन जो समाप्त हो चुके हैं, विशेषकर अमेजन जो एरिया है जिसे कि हम पृथ्वी का फेफड़ा या लंग्स कहते थे, जो कि हवा को प्यूरिफाई करने के दृष्टिकोण से जो अमेजन जो फॉरेस्ट थे, या हम कहें कि रेन फॉरेस्ट जो एरियाज़ के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होने के कारण बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो गई है। विशेषकर इन वनों के अंदर, विशेषकर अमेजन की बात करें तो सोयाबीन की खेती के कारण तथा चारागाहों के विकास के कारण इस क्षेत्र को, वनों को बहुत बड़े एरिया के अंदर काट दिया गया है। साथ ही इन आवास की क्षति के साथ साथ जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण भी जो आवास है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन की स्थिति, विखंडन की स्थितियाँ देखने को मिल रही है, तो जिसके कारण इन क्षेत्रों का पूरा पारिस्थितिक जो तंत्र है वही टूट गया है, जिसके कारण बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, चाहे वो बर्ड्स की हों चाहे एनिमल्स की हों, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। दूसरी बात, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की हम बात करें तो कहीं न कहीं जो मनुष्य की जो लालच की प्रवृत्ति है उसके कारण ओवर एक्सप्लॉयट, चाहे वो फिशेज़ का हो चाहे प्लांट्स का हो, तो बहुत सारी जो जनजातियां हैं वो विलुप्त के कगार पे हो गई हैं, जिसमें लगभग 500 ऐसी प्रजातियां हैं जो लगभग विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें जो स्टिलर समुद्री जो गाय है या पैसेंजर कबूतर हैं ये विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण भी है कि कई बार अवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से एक जो पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज को दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, तो उसके कारण उस पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुँचता है, और उस इकोसिस्टम के टूटने से उसके ऊपर जो निर्भर, चाहे वो घास हो चाहे वो अन्य जो वनस्पतियाँ हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट जो एनिमल्स हो, वो पूरा चक्र टूटने के कारण बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह की स्थिति अगर हम देखें उदाहरण के लिए, तो नील नदी की एक मछली थी स्पेसिफिक नाइल पर्च, जिसको क्या किया कि विक्टोरिया जो झील है जो अफ्रीका के अंदर, जो अफ्रीका के मिडल ईस्ट पार्ट के अंदर विक्टोरिया जो झील है उसके अंदर ले जाया गया, तो वहाँ रहने वाली जो सिचलिन जो फिशेज़ थी उनकी 200 से अधिक जो स्पीसीज़ थी वो लगभग समाप्त हो गई है। इसी तरह की स्थिति जो हमने देखा कि बेजोड़ जो घास है जिसको पार्थेनियन घास के नाम से जानते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ गेहूं को जब भारत में लाया गया तो अमेरिका से ये घास यहाँ आई
तो इसके नकारात्मक प्रभाव स्थानीय स्तर पर जो घास थी उसके ऊपर पड़ा, उसके ऊपर निर्भर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके ऊपर पड़ा। तो उसके कारण बहुत सारी जो प्रजातियाँ थी, स्पीसीज थी, वो विलुप्त हो गई। लेंटाना हो, हाइसिंग हो, तो इनके कारण ये जो खरपतवार के रूप में काम करती हैं, तो इससे जो देशज जो प्रजातियाँ होती हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हुआ और वो बहुत सारी प्रजातियाँ समाप्त हो गई। इसी तरह का उदाहरण देखें तो अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियन गैरीपाइन कुछ मछली को हमारे यहाँ पर लाया गया, जिसके कारण हमारे यहाँ स्थानीय जो कैटफिश जो जातियाँ थी, असलमीन थी, उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। सह विलुप्तता की स्थितियाँ भी हमें देखने को मिलती है कि एक जाति विलुप्त होती है तो उसके ऊपर आधारित जो डिपेंडेंट जो दूसरी स्पीसीज होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, जो प्लांट्स हो, उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक परिपोषित मत्स्य जाति विलुप्त होती है तो उसके विशिष्ट प्रजातियों का भी भविष्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी को कोई वाइल्ड हो, उसके ऊपर जो परागकण वाली प्रक्रिया हो वो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो कीट वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है वहाँ की जो जैव विविधता है वो विलुप्त होने के ऊपर आ जाती है। आज ने हमने जो जैव विविधता की एक भारत के संदर्भ में बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो जैव विविधता को किस तरह से सुधारा जा सकता है, सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं और विभिन्न गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति विशेष का जो योगदान इन जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।